अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज सेकंड ईयर मैथ्स के ऊपर हम एक्सरसाइज 2.4 जैसे लास्ट टाइम भी हमने इस पे वीडियो बनाई थी, आज भी हम इसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो सेकंड ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन काफी लेंथी होते हैं और बानिस्बत 9-10 के, जिन्हें समझाते हुए अगर सॉल्व किया जाए तो हमारी वीडियो 1 से 1.5 घंटे की बन जाती है। तो याद रहे कि अगर हम उस तरह करेंगे तो हमारी वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से हमने क्वेश्चंस को हम बेहतर तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमसे भी बाजू का गलती होने के इम्कानात होते हैं या हमारी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी आ रही होती है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो जो है वो इतनी अच्छी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से यही इसमें हमारी सोच है कि हम आपको एक बेहतर तरीके से पहले क्वेश्चन अपनी अकल से पूरा व्हाइट बोर्ड पे कर लें और उसके बाद हम आपको जो टाइम हमारा सेव हो वो हम आपको इसके बारे में बातें बताते हुए इसको समझाएं। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कुछ फेवरेट टीचर हैं, लेकिन वो कराची से ताल्लुक नहीं रखते, वो कराची से बाहर के हैं। उनकी बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स, आप यकीन माने कराची बोर्ड में वो टेक्निक कोई भी नहीं अप्लाई करता। वो क्या टेक्निक है किसी टाइम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो भी कुछ इसी टाइप की है कि जो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया जाता है और मुख्तसर उसके बारे में ये है कि वो उन्होंने सही तरीके से सॉल्व करके आपको कुछ पेपर्स दे देते हैं और उसी के ऊपर से एक्सप्लेन करते हैं। उनका टाइम सेव होता है। उसका फायदा क्या होता है? कोर्स बड़ी जल्दी खत्म होता है, जबकि यहाँ पे कोर्स या तो बहुत से क्वेश्चन को छोड़ छोड़ के खत्म करवाया जाता है, या फिर ज्यादा दिन बुला बुला के बच्चा ना अपने अजीजों कारिब की तरफ जा पा रहा है, ना इधर जा पा रहा है, दोस्ती यारी उसने कम कर दी है, तो हर रोज संडे को भी क्लास लेनी है उसने तो कुछ टेक्निक्स बहुत बेहतर है। क्योंकि अभी तो हमने इसी साल वीडियोस शुरू किए हैं, आने वाले वक्तों में वो तमाम चीजें जो अच्छी हैं इंशाल्लाह हम अभी जितना कर सकते हैं वीडियो बना रहे हैं, फिर उससे भी बेहतर उन टेक्निक्स के जरिए करेंगे, क्योंकि इंसान वक्त से सीखता है और हम भी सीख ही रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि लाइव पढ़ाना और बात है और इसके ऊपर और तरीकाकार होता है, लिहाजा इंशाल्लाह हमें अल्लाह ने कामयाबी दी और हिम्मत दी तो हम जरूर उसमें बेहतरी लाएंगे, और अभी भी अपनी तरफ से हमने बेहतरी की कोशिश पूरी की है। तो सेकंड ईयर क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 2 ही चल रहा है, जो कि अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। एक्सरसाइज 2.4 है आपकी, और इसके अंदर हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिहाज से, और क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है हम आपको पढ़ा के समझा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को पहले समझना होता है। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स हुज द वर्टिसेस आर ए ऑर्डर पे आपको 4,1, बी ऑर्डर -1, -3 एंड सी ऑर्डर -5, -2 दिया। तो भाई आप इस फिगर के ऊपर आ जाएं, और ये फिगर आप सोच रहे होंगे कुछ टेढ़ी सी बनी हुई है। सबसे पहले तो ये बॉक्स बनाइए, देखिएगा आपको फायदा होगा। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये अगर आप बॉक्स बना देंगे तो आपके बोर्ड में नंबर आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। कुछ बातें हैं वो राज में रखी जाती हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह बॉक्स बनाएं आप, और उसके अंदर जो भी फिगर बनाएं इस तरीके से बना दें। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन फायदे आप देखिएगा फिर कितने होंगे आपको इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल बनाई है, और मैं अपने स्टूडेंट से ज्यादातर कहता हूँ कि जब कोई फिजिकल शेप की ट्राइंगल ना बोलें, जैसे इक्वलेटरल है, राइट एंगल है, तो आप कोशिश करें कि आपकी ट्राइंगल जो है ना वो डिफरेंट साइड, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट शेप हो। क्योंकि इंसान जब अपनी ट्राइंगल को या तो राइट एंगल बना ले, या आप आइसोसेलेस बना लें, या इक्वलेटरल,
तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए या सॉल्व करते हुए उस टाइम हमसे फिगर को देखते हुए मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि वो उन्होंने जब गिवन ही नहीं है। ये एनी ट्राइंगल है, एनी ट्राइंगल का मतलब है कोई भी हो सकती है। तो फिर हमने कोशिश ये करनी है कि हम ऐसी ट्राइंगल बनाएं जो किसी शेप से मिलती जुलती ना हो, यानी जिसे स्केलर भी कहा जाता है। तो अब सबसे पहले ये कि उन्होंने ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। मैंने ए यहाँ से लिया है 4 1 है, और बी यहाँ से लिया है -1 और 3, और सी मैंने यहाँ पे लिया। अब एक सवाल, चूंकि आपका आवाज़ हल्की सी मुझे आ रही है, आपने एक बात पूछी है कि ए हमने इधर ही लेना है, तो ए हम इधर भी ले सकते हैं, हम उधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है कि जो बहुत हाई फाई स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं अक्सर ये बात बताता हूँ कि यहाँ पे ग्राफ नहीं बना। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो फिर इन ऑर्डर पेयर को थोड़ा अकल से लेना पड़ता है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि बेशक यहाँ पे ग्राफ नहीं है, तो अगर आप कोशिश कर लें तो बेहतर है। अब आप ये देखें कि अगर हम एक्सिस की बात करें तो एक्स पॉजिटिव जो है 4 उस साइड होगा, तो ये 4 है। फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाए तो x -1 इधर होगा, और थोड़ा और इधर आ जाए तो -5 इधर होगा। तो इसी लॉजिक की बुनियाद पे मैंने इसको बनाया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये समझ, और ये तकरीबन सही आ भी रहा है। अगर y की हम हाइट देखें तो 1 है, -2 इससे डाउन होता है और 3 इससे अप होता है। लेकिन पता है ये बात अगर बड़ी मुश्किल हो जाती है ये प्लानिंग करना। लेकिन मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि कोशिश कर लीजिएगा, अगर कर सकते तो कर ले, नहीं कर सकते तो कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। और ख़ास तौर पे जब क्वाड्रिलेटरल हो, जिसे उर्दू में चकोर कहते हैं, 4 कोने वाली शक्ल हो, एक तो तरतीब से लेने होती हैं और दूसरा उधर इस तरह की हरकत ना कीजिएगा। उधर अगर यहाँ ए आ रहा है वहाँ बी ले, यहाँ सी ले, यहाँ डी ले, उसमें चूंकि प्रॉब्लम हो जाने के चांसेस है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन सही होता है, अगर उधर भी हम प्लान करें तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो फिगर्स के बारे में हमने देखा है, तो उन्होंने भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा है कि ये जो आपकी ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, इसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो फाइंड आउट करें। अब एंगल हम कोई भी कह सकते हैं, यहाँ θ1 या θ2 या θ3, कोई भी हम थीटा का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारा अच्छा इसमें ये भी बात है, कहते हैं कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। आगे वाला स्टूडेंट आपका एग्जाम में बैठा है, कहता है मेरा θ1 ये आ रहा है, आप कह रहे हैं मेरा θ1 ये आ रहा है, पीछे वाला कह रहा है मेरा θ1 आ रहा है, तो भाई तीनों के चेंज आ सकते हैं। लेकिन क्या है, जब तीनों के आंसर आ जाएंगे तो वो सारे मैच होने चाहिए, यानी कि कोई एक एंगल तीनों का एक जैसा, कोई दूसरा भी एक जैसा, तीसरा भी एक जैसा। चूंकि एक बच्चा अगर θ1 कह रहा है तो दूसरा θ2 कह रहा है, तीसरा θ3 कह रहा है, तो देखिए इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मास्टर कॉन्सेप्ट का मकसद है हर तरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना। तो चूंकि हम लोग तो कह रहे हैं कि मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा ये वीडियोस देखें, और अल्लाह जानता है कि इसके अंदर बिल्कुल मैंने अच्छी से अच्छी मेहनत करके बनाई है। लेकिन चूंकि हमारी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो, अब किसी के पास अगर वीडियो आती भी है फॉर एग्जांपल, तो उसकी अगर 60 एज है तो उसको मैथ से क्या लेना देना, और अगर वो 8 ईयर का बच्चा है तो उसका क्या लेना देना। तो कहने का मतलब है कि हमारी वीडियो कई बच्चों के पास, कई लोगों के पास जाती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए ही ये देखने का जरिया बनती है जो यहाँ तो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं या 10 में पढ़ रहे हैं या 11 और 12 में बन रहे होते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में इतना ज़्यादा रुझान है कि वो ज़्यादातर ट्यूशन से ज़्यादा यूट्यूब के ज़रिए अपनी तालीम को बेहतर से बेहतर मुकम्मल करते हैं। तो वहाँ पे जो वीडियो बनाने वाले हैं और देखने वाले हैं, उन दोनों को जो है वो बहुत ज़्यादा इससे रिस्पांस मिलता है। तो भाई अब आप ये याद रखें कि हमने इसको θ1 कह दिया। अब टोटली हम क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन ये बातें भी बहरहाल कहनी पड़ती हैं ताकि आपको इन चीज़ों का पता हो।
तो ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर तीनों वर्टिसेस दे दिए थे, हमने ले लिए। लेकिन एक बात याद रखना कि ट्राइंगल के अंदर जो है दो किस्म के एंगल आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। उन्होंने हमें एंटी क्लॉकवाइज दी और दोनों नहीं दिए। अब अगर फर्ज करें आप यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज आंसर ले रहे हैं तो बुक से मैच हो जाएंगे, अगर क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आपके आंसर बुक से मैच नहीं होंगे वो भी ठीक, लेकिन वो आंसर नहीं लिखा हुआ। तो लिहाजा किताबी आंसर लाने के लिए और वैसे भी नॉर्मली हम जो है अगर मर्जी पे छोड़ा जाए तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि हमारा जो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल बनता है तो हमारा पॉजिटिव एंगल बन रहा होता है, नेगेटिव बनता है अगर हम क्लॉकवाइज चलें। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चे ये पढ़ के नहीं समझ पाते ये बात। तो हमें अपना एंटी क्लॉकवाइज या एंगल पता करना है। देखें यहां से θ1 बोला तो यूं हुआ, ठीक है, एरो किधर है, इस साइड है, तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसको देखें ये कौन सा है, ऐसे, ये क्या है, एंटी क्लॉक। और इसको देखें तो ये भी ऐसे, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये गड़बड़ नहीं करनी कि कोई ऐसे हो रहे हैं, कोई ऐसे हो रहे हैं, कोई ऐसे हो रहे हैं, फिर आपके दो मैच होंगे एक नहीं होगा, एक मैच होगा दो नहीं होगा, दो मैच होगा एक नहीं होगा। तो ये ख्याल रखना, समझ आ रही बात। और नॉर्मल जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर ट्राइंगल के एंगल पूछेंगे तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये थी बड़ी अहम बात। अब आ जाते हैं इस साइड पे, और इस साइड पे हमें कोई लाइट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने खुद ही ए और ए बी सी बोल दिया है तो फिर इसके बाद हमें क्या लाइट करना है। तो डायरेक्ट हम सोल्यूशन करके लिखेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट स्लोप्स फाइंड आउट करने ए बी का, बी सी का, सी ए। ये लास्ट टाइम भी मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो है ना हम M1, M2, M3 ले लेते हैं, अच्छा है, आसानी हो जाती है। लेकिन ये भी बहुत VIP है, क्योंकि ए बी अगर हमने MAB लिखा तो इसका मतलब है ये AB का स्लोप है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। और अगर हमने BC लिखा है तो BC यहाँ का स्लोप है, ठीक है, और CA यहाँ का स्लोप है। तो मतलब M1, M2, M3 कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपस की बात है, अगर टीचर कोई भी, मैं भी जैसे बच्चों की कॉपी अगर चेक करता हूँ तो मैं कहता हूँ M1 इसने किधर लिया हुआ है। बाद में बच्चे इधर नहीं लिखते, तो वो ढूंढने में जो है बड़ी दिक्कत होती है। खास तौर पे अगर 40 कॉपियां हों तो उसमें जो पहली दूसरी कॉपी है वो तो बहुत ज्यादा टेंशन देती है। तो अगर आपने इस तरह 1, 2, 3 के बजाय CA, AB, BC लिखते हैं तो ये साफ पता लग रहा होता है कि भाई ये इधर की बात हो रही है, ये इस साइड की हो रही है, ये इस साइड की हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई ये सारी बातों में टाइम लग रहा है, क्योंकि ये इसकी समझ है। जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ तो हमने पूरा ऑलरेडी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक एक करके जो है ना स्लोप फाइंड आउट करना, पहले AB का, फिर BC का, फिर CA का। तो हम एक एक करके स्लोप फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला बताना होगा। फॉर्मूला वही होता है जो बुक में जिस तरीके से लिखा जाता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमने क्या करना है कि AB का स्लोप निकालना है, फिर BC का निकालना है, फिर CA का निकालना है। लेकिन आपको पता है जब हम AB का स्लोप निकालते हैं तो हमारे पास A पहले आ रहा है, B बाद में आ रहा है। तो हम B वालों को यहाँ पे Y का नंबर और यहाँ पे X का नंबर जो B वाले हैं उनके उतार देंगे, और A वालों के जो X और Y हैं जो हमें कहाँ से पता लगेगा, यहाँ पे जो हमने फिगर बताई है। जैसे अगर हम AB का स्लोप निकाल रहे हैं तो AB के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, तो ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया। तो हमने इसी के मुताबिक यहाँ वैल्यू रखी है। और जैसे मैं शुरू से बार बार ये कह रहा हूँ कि सेकंड नंबर को ब्रैकेट में रखें, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव आ जाता है तो आप गलती कर जाते हैं, ये माने ना माने आप ऐसा करते हैं।
तो अब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी माइनस से हो रहा है, तो आप सिंपल ये कैलकुलेशन देख सकते हैं कि सिंपल कैलकुलेशन है एज अ सेकेंड ईयर वाइज। तो इसका स्लोप हमारे पास क्या आ गया, -2/5। तो ये स्लोप हमारा निकल आया जो कि किसका था, ए बी का। इसके बाद वही बात है कि बी सी में किन दो की बात हो रही है, बी ये रहा, सी ये रहा। अब सी बाद में आ रहा है तो इसे x2 y2 समझ लो, इसे x1 y1 समझ लो। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे भी वैल्यू निकाली है और यहाँ आप देखें कि नीचे जो है -1 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं आपको दिखा नहीं रहा वहां से नंबर, लेकिन चूंकि बुक आपके पास भी होगी, बुक खोल के बैठा करें जब भी ये लेक्चर सुना करें। तो यहाँ पे बी और सी के ये दोनों y हैं, ये सी का y है और ये बी का y है। इसी तरह ये सी का x है और ये बी का x है। लेकिन जैसे ये ब्रैकेट देखिए काम आ गया, माइनस माइनस करके क्या हो गया प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में तो माइनस होता ही है। तो प्लस करने के बाद बड़े ध्यान से आगे चले तो इस तरह ऊपर नीचे हमारा माइनस कट जाएगा और कटने के बाद हमारे पास सेकंड स्लोप भी आ गया। इसके बाद थर्ड स्लोप पे जरा तेजी से बात कर लेते हैं कि सी ए का मतलब है कि सी ये रहा, ए वो रहा और दोनों के हमने ऑर्डर पेयर से स्लोप निकाल लिया और ये 1/3 आ चुका। ठीक है, इस तरीके से हमारा फर्स्ट मिशन पूरा हो गया। हमें इसके स्लोप चाहिए। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका एंगल फाइंड आउट करने का। वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे पहले लिख के बताया हुआ है। वो फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये जो हमने लिखा है इससे पहले आप फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला हमारे पास ये है कि m2 में से m1 को माइनस करेंगे अपॉन में 1 + m1 m2 m है क्या स्लोप से। लेकिन एक बात याद रखें, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, m1 पहले भी आ सकता है, m2 बाद में भी आ सकता है। तो बेसिकली ये है कि हमें यहाँ से समझना पड़ेगा कि अब हमें क्वेश्चन में क्या टेक्निक रखनी है। तो ये काम 3 बार हो रहा है। सबसे पहले हम फॉर θ1 के लिए बात कर रहे हैं, CA to BC के ऊपर जो एंगल बन रहा है। तो इसमें याद रखना है कि हमें ये पॉइंट आपका बड़ा अहम है, गौर से सुनिएगा। पहले CA पे हम पहुंचते हैं तो CA हमारे पास ये रहा, फिर हम पहुंचते हैं BC तो BC हमारे पास ये रहा और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, θ1। क्योंकि देखिए ना, ये अगर फर्स्ट करें ये वाली साइड और ये वाली साइड है, ये जब मूव करती है तो वह एंगल बीच में बना रही होती है। ठीक है, तो अब इसमें ये करना है कि ये बात गौर से सुननी है, मैंने 3 बार कहना है कि ये जो एरो वाला है ये पहले आएगा और ये वाला जो टेल वाला है ये बाद में आएगा। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं, एरो वाला, सारे एरो वाले पहले लिखे जाएंगे और टेल वाले बाद में लिखे जाएंगे। यही गड़बड़ करते हैं सारे बच्चे। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यही टेक्निकल बात है। ऐसा नहीं होता कभी पहले वो रख लिया पहले ये रख लिया। इस बात में जरूरी है स्लोप निकालते वक्त इधर का इधर हो जाए, इधर का इधर हो जाए, कोई मसला नहीं आता। यहाँ तो दोनों ऊपर नीचे प्लस आते हैं, वो भी प्लस होते हैं। यहाँ दोनों माइनस में आते हैं तो कट के जैसे ये कटे हैं तो वो स्लोप हमारा नो चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें जो है वो टेल वाला जो है फॉर्मूले में पहले रखना है। सॉरी, गलत कह दिया, हेड वाला जो है हमने पहले रखना है और टेल वाला हमने बाद में रखना है। ठीक है, तो क्या है कि हेड वाला हमने θ1 के लिए पहले लिखना है और टेल वाला हमने बाद में लिखना है। ठीक है, हम बहुत तेज बोल के अपना लेक्चर जानबूझ के लंबा नहीं करते। आप किसी भी कोचिंग किसी भी जगह पढ़ें तो भाई 45 मिनट्स की क्लास होती है, तो हम वो रवायती लेक्चर उस तरह नहीं बना रहे कि हम 10 मिनट में खत्म कर दें। ऐसा हम करेंगे, लेकिन जब हमें कोई बेहतर डायरेक्शन नजर आएगी कि हम अपनी बेहतर बात किस तरह शॉर्ट कर सकते हैं। अभी हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे कोचिंग सेंटर्स में प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं अपने अपने घरों पे। तो हमने यहाँ पे हेड वाला स्लोप रखा है और यहाँ टेल वाला रखा है, नीचे भी उसी तरह से आ रहा है। ठीक है, हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, आपको टेंशन नहीं है।
अब मैं यही कहूंगा कि tan थीटा 1 के साथ ये चल रहा है, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, इन दोनों का 12 आ रहा है, इधर 4 3 12 आ रहा है, ठीक है। अब एलसीएम तो 5 6 की बात है ना, तो आप लोगों ने देखना है कैसे एलसीएम आया हुआ है, यहाँ पे कैसे आया है। अब ये चीज मैंने आप लोगों के लिए रखी थी कि मैं आपके सामने काटूंगा, ऐसे नीचे वाले को नीचे से वाले से काट दिया, तो 15 में से 4 लेस किए तो 11 आए, 12 और 5 17 आए, ठीक है। तो अब क्या होता है, थीटा 1 यहाँ रुक जाएगा, tan इधर आके इनवर्स होके 11/17 आ जाएगा। बेसिकली डिग्री जब पॉइंट्स में आती है तो हम लोग जो है उसको यहाँ ही छोड़ देते हैं और आगे नहीं चलते। लेकिन एक चीज मैं आखिर में बताऊंगा, अल्लाह करे मुझे याद रहे, मुझे एक आंसर चेक करने की टेक्निक बताऊंगा कि आंसर हमारे बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर का नंबर छोटा है नीचे का बड़ा है, फिर आगे डिवाइड नहीं होती, तो थीटा 1 इस तरीके से आ गया। और फिर हमने लिखना 4 थीटा 2 BC2 AB। अब थीटा 2 किधर है भाई, ये रहा, लेकिन इसकी हेड किधर है, इस जानिब है, ये आपका पहले लिखा जाएगा, टेल हमारी जो है वो बाद में लिखी जाएगी, ठीक है। और इसी तरह नीचे हमने वैल्यूज रखी है। तो अब थोड़ा सा यहाँ टाइम बच सकता है कि आप सिर्फ ये है कि वीडियोस को हम तेज नहीं चला सकते, देख लें इसके बाद क्या हो रहा है। वैल्यू रखी गई है, एलसीएम लिया 20, नीचे भी 20, एलसीएम तकरीबन ऊपर नीचे सेम ही आता है, ठीक है। और आखिर में ये दोनों 20 कट जाते हैं और ये भी होता है। और ऊपर आ गया -33/10। और चूंकि यहाँ ऊपर का नंबर बड़ा है और डिवाइड का रूल है कि फिर आप डिवाइड करें, तो हमने डिवाइड किया तो माइनस में 3.3 आए, और 10 जो है इधर से मूव करके उधर आके 10 इनवर्स हो गया। इसी तरीके से हमने लास्ट वाला करना है, और लास्ट वाले पे भी आप नजर रखें और उसे देखें कि किस तरीके से हो रहा है। तो लास्ट वाले में भी लिखना है 4 थीटा 3 CA2 AB, ओके। तो CA किधर है, CA तो ये रहा, और AB किधर है, और AB हमारा ये रहा, और थीटा 3 यहाँ पे। फिर याद रखें ये जो हेड है ये पहले आएगा, और हेड पे ये जो हेड है वो हमारे पास थीटा 3 निकाल रहे हैं, तो CA है हमारे पास। तो हेड हमारा ये चीज लिखी हुई है, और CA का स्लोप क्या है, CA का स्लोप है 1/3। तो ये तो हमारा आंसर गलत है, ठीक है ना। तो थोड़ा वेट करें, हम जरा इसको सही करें, ओके। तो भाई इंसान है, गलती हो जाती है, और अच्छा है आपके सामने हुई है ताकि आपको पता लगे कि टीचर भी मिस्टेक कर जाता है। तो आपने बड़ा ध्यान रखना है। जो मिस्टेक थी वो ये थी कि हमें, चूंकि इसकी आपकी हेड जो है वो CA की जानिब था, तो CA पहले आना था और A भी हमारा बाद में आना था, जबकि हमने जो है इसको इधर लिख लिया था, और जो हमारा आंसर आ रहा था वो माइनस के अंदर आ रहा था यहाँ पे, जबकि बुक के ऊपर और करेक्ट आंसर इसका +11/13 है। तो देखिए आपकी मिस्टेक क्यों हुई, इसी वजह से हुई कि हमने जहाँ इसमें जहन को थोड़ा इधर उधर रखेंगे, हमसे मिस्टेक हो जाए। टीचर जब कर सकता है तो बच्चा तो करता ही करता है मिस्टेक। तो बहरहाल हमने बिल्कुल उसी तरीके से, और इसको हमने देखा कि CA चूंकि यहाँ पे हेड है तो पहले लिखना है, टेल को हमने बाद में लिखना है। और इसी तरीके से जैसे हमने पहले के दोनों एंगल निकाले हैं, इसी तरीके से हम एलसीएम लेते जाएंगे, और चलते चलते, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, और 15 से 15 को नीचे काट देना है। और काटने के बाद देखिए 15 में से 2 लेस हुए तो 13 हो गए, और 5 6 11 हो गए, और थीटा 3 इधर रुक जाएगा, और 10 इधर आके इनवर्स में 11/13 आंसर आ जाएगा। और आपको ये भी बताऊंगे, देखो हमने अगर गलती से इधर का पहले लिख दिया, इसका मतलब बाद में लिख दिया, तो हमारे पास आंसर तो 11/13 आ रहा था, लेकिन उसकी साइन नेगेटिव आ रही थी, जबकि बुक के पीछे इसकी पॉजिटिव साइन है। अब ध्यान यही रखना है कि अगर हम लोग इसके एंगल फाइंड आउट हमें करने का कहा जाएगा,
तो हमने एंटी क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट करनी है, और पॉइंट इधर का इधर इधर कहीं पे भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है। और मैंने कहा था मैं वीडियो के आखिर में एक चीज आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के, वो ये है कि देखें, अगर हम कैलकुलेटर के जरिए 10 इनवर्स करके 11/17 की डिग्री निकाल लें और पेंसिल से इसके नीचे लिख लें, ठीक है, और इसकी भी इसी तरह से निकाल के पेंसिल से नीचे लिख लें, और इसकी भी निकाल के जो है वो पेंसिल से लिख लें, और फिर तीनों डिग्रियों को ना ऐड कर दें। अगर उसका सम 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब है आपसे कोई इत्तफाकिया गलती नहीं हुई। लेकिन ये बात याद रखें कि 180 डिग्री पूरी पूरी आती नहीं है, आपकी डिग्री आएगी तो 179.7 डिग्री, या फिर ये भी हो सकता है 180.2 डिग्री। क्योंकि वजह यह है कि हम ये डिग्रियां जब पॉइंट्स में आती हैं तो गालिबन इसी वजह से इसे यहाँ छोड़ने का एक सिस्टम बना हुआ है कि उनकी डिग्रियां ऐड करने पे 180 हो नहीं पाती। तो कोई बच्चा अगर उसे वेरीफाई करेगा तो वो वेरीफाई होना मुश्किल है, क्योंकि तीनों एंगल अगर इन फॉर्मूलों से एंगल निकालते हैं तो फिर हमारा मुश्किल हो जाता है उसका आंसर टैली होना, क्योंकि वो लाजमी थोड़ा सा वेरी करता है, यानी 180 से ऊपर चले जाएगा नीचे हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इस तरह आना भी इस चीज की श्योरिटी है कि आपका आंसर सही है। जैसे मुझसे ये मिस्टेक इस वाले में हो गई थी, अगर मैं इसी टेक्निक से स्टूडेंट होता, मैं ऐड करता, मैं कहता ये तो 180 नहीं आ रहा है, ये तो 100 110 इस तरह से करके आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मुझे अपनी कोई मिस्टेक पकड़नी थी। तो मिस्टेक अमूमन अगर हो जाए तो अल्लाह ना करे तो पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज हमने आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया, और अगर अल्लाह ने हमें टाइम दिया, वैसे हमने आपसे कहा था वीक में एक एक वीडियोस देंगे, लेकिन एक एक वीडियो से तो एक एक क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन जैसे ही टाइम मिला, टाइम की शॉर्टेज हो गई अब, तो हम आपसे हो सकता है कि इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है रोम्बस वाला, जो सन 2000 में आया, उसके बाद से नहीं आया, और मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक वो भी है, फिर हम 2.5 में भी चंद क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हम वो कर लेंगे। फिर इसके बाद कैलकुलस भी आपको समझाएंगे, उसके अंदर बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं आपको समझाने के लिए। तो लिहाजा इस वीडियो को आज हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। अगर हम 2 क्वेश्चन बनाते हैं वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, और हम इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह इस वीक या नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। इजाज़त दीजिए सर शाहिद को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।